हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 के अगर हम बात करें तो 20 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड का। ठीक है, तो हम लोग 2023 के सीजीएल का जो टीयर 1 हुआ था उसके मैथमेटिक्स का सारा सेट हम लोग कर चुके हैं। उसके लिए आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ठीक वैसे हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं, इस पर हम लोग रीजनिंग करने वाले हैं और जीके भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते चलते हम लोग सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं सीजी अकाउंटेंट दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर सीरीज। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं बेहतर प्रिपरेशन के लिए, अपने थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हम लोग सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। यहाँ से आपका मैथ का सवाल खत्म होता है, देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है इंग्लिश का सवाल, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपका सिनोनिम बताइए कि सिनोनिम क्या हो जाएगा। वर्ड है एपैथी। एपैथी का मतलब आपको पता है दोस्तों कि एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। इसका हम लोग निकालेंगे सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब भी सेम ही होता है, उदासीनता। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड सिनोनिम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी 2-3 और वर्ड आप देख सकते हैं। एक वर्ड है एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है, घृणा को बोलते हैं हम लोग, घृणा को बोलते हैं एवर्जन। ठीक है, घृणा को हम लोग बोलते हैं एवर्जन। इसी को बोल सकते हैं मैलिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया मैलिस वर्ड को। एक और वर्ड जो हैट्रेड, बहुत बार यूज करते हैं हम लोग हैट्रेड घृणा के लिए, और डिस्गस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज वर्ड्स बिलोंग टू घृणात्मक सेंटेंस, जो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इम्पैथी बोलो या फिर सिंपैथी बोलो, बात तो सेम ही है। तो इम्पैथी या सिंपैथी दोनों का मतलब होता है भाई सहानुभूति प्रकट करना। ठीक है, सहानुभूति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है हॉस्पिटलिटी, यानी कि इसको बोलते हैं अतिथि सत्कार। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक होता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मुझे वही लगा, लेकिन इसका मतलब होता है अतिथि सत्कार करना, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो वर्ड हमारा लिखा है हॉस्टिलिटी, इसको बोलते हैं दुश्मनी पैदा करना, या फिर दुश्मनी को लिख सकते हैं हॉस्टिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 आपका दे रखा है पैराजम्बल, तो हम पैराजम्बल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग पहले चेक करेंगे ऑप्शन कैसा है। अब देखेंगे ए है, फिर बी है, बी है, फिर डी है, मतलब कि सी को हमको पढ़ना ही नहीं है, सी स्टार्टिंग में है ही नहीं, सी हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, 2 बार बी है, 1 बार ए है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। अगर पूरे यहाँ पे देखेंगे सारे सेंटेंस में स्टार्टिंग ही से है, ही ही, लेकिन हमको थर्ड वाले को पढ़ना ही नहीं है, तब 1 2 3, 1 2 और 4 पढ़ के देखेंगे क्या कहता है। ही यूज्ड टू कमिट वन थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज, कहता है कि वो कमिट वन थेफ्ट, वो एक चोरी किया करता था एक साल में, एवरेज में अगर देखा जाए तो। द स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर, और जो पैसे चुराता था वो पैसे एक साल तक चलते थे। वो इस पहले सेंटेंस का मतलब हुआ। ही चोज द हाउस एट सॉर्ट ओवर ग्रांज टू कमिट हिज नेक्स्ट बर्गलरी। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेंटेंस कह रहा है कि वो एक साल में एक चोरी करता था, लेकिन चोरी करने के जब साल पूरा हो गया तो फिर वो क्या बोलता है कि वो उसने चूज किया एक ऐसे हाउस को जिसका नाम है सॉर्ट ओवर ग्रेंज टू कमिट हिज नेक्स्ट बर्गलरी। अगला चोरी के लिए उसने चूज करा है किसको, सॉर्ट ओवर ग्रेंज को। ही स्टडीड द डिजाइन ऑफ द हाउस केयरफुली फॉर ए फोर्टनाइट। पूरे रात तक क्या किया उसने, हाँ, उस हाउस के डिजाइन को पढ़ा है, स्टडी की अच्छे से। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे। ही फाउंड दैट द फैमिली हैड गॉन टू लंदन, उसने पाया कि उस जो परिवार था वो लंदन गया हुआ था। एंड सर्वेंट्स टू द मूवी, सर्वेंट्स मूवी देखने के लिए थे। ही ब्रोक इनटू द हाउस वन आफ्टरनून। ठीक है, ही होप टू गेट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑप्शन हम डी पढ़ेंगे तो उसने होप किया था, आशा किया था कि उसको 15,000 पाउंड मिलेगा। यानी कि ये जो होप है, होप कब पैदा हुआ, जब वो जाने के पहले सोचा होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा डी नहीं हो सकता। ये जब होप आया मेरे मन में, कब आया, जब मेरे दिमाग में पहले चोरी का ख्याल आएगा, तब तो होप पैदा होगा कि हाँ मुझे इतने पैसे मिल सकते हैं, वहां पे ज्वेल्स मिल सकते हैं। ठीक है, यानी अब यहाँ पे ए और बी तुम्हारा चूज करना है कि ए स्टार्टिंग में होगा कि बी स्टार्टिंग में होगा। ही चूज द हाउस एट सॉर्ट ओवर ग्रांज। आप कह रहे हैं कि जो मनी है, नेक्स्ट बगड़ी की बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट चोरी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वो साल में एक चोरी किया करता था, इसलिए उसने अगले चोरी के लिए चूज किया किसको, सॉर्ट ओवर ग्रांज को। मतलब मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट ए से होना चाहिए, ना कि बी से।
कितने लोग कह सकते हैं कि अच्छा बी स्टार्टिंग है 2 बार, ठीक है, 2 बार स्टार्टिंग है बी तो मतलब बी में से होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे ए और बी रिलेटेड है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए और बी आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, स्टार्टिंग ए से होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब भी पैरा एग्जाम्पल करना होगा तो आप क्या करेंगे, कम से कम 1 मिनट तक इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फास्ट करने के चक्कर में ना गलतियां हो जाती है, ठीक है। मैं ऐसा ही करता हूँ कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, तो 90% केस में क्या होता है, पैरा एग्जाम्पल सही बन जाता है मेरे से, ठीक है। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। 10% केस में ऐसा होता है कि हाँ समझने के बाद भी कुछ गलतियां हो जाती है और ऑप्शन थोड़ा सा होता है उल्टा पुल्टा, तो गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 3 क्या बोलता है कि फिर से आ गया पैरा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे। यहाँ दे रखे हैं ऑप्शन, देखेंगे यहाँ पे ए है, डी है, सी है, बी, मतलब सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस तरह का ऑप्शन ना चूज करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि एलिमिनेट करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए जरा कैसे, अगर हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी, देखिए बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रूज द डेथ रेट हैज इंक्रीज्ड। मेडिकल ब्रेक थ्रू की वजह से डेथ रेट बढ़ चुका है, ठीक है। अब बिकॉज जब भी लिखा हुआ है मतलब क्योंकि, ये किसी सेंटेंस का मतलब हो सकता है कि कारण बता रहा हो, इसके पहले कोई सेंटेंस कहा गया हो, ठीक है। आप पढ़ेंगे 2001 में, डी पढ़िए, द डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 8.5 पर 1000 पीपल, ठीक है। डेथ का रेट बता रहा है आपको। नंबर 1 पढ़ेंगे, क्रोनिक इन्फेक्शंस such as typhoid, chickenpox, others, for example, are no longer feared. A factor contributing to the rapid rise in the population in recent years has been the drop in the death rate. अब यहाँ पे देखेंगे डेथ रेट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर बी में भी आप देखेंगे डेथ रेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। जब भी दो सेंटेंस अलग सेंटेंस में एक ही वर्ड मिल जाए तो समझ जाना कि उन दोनों सेंटेंस में कुछ ना कुछ संबंध है, यानी मैं कह सकता हूँ कि बी और डी एक साथ आने वाले हैं। अब बी और डी कहाँ कहाँ है देखो जरा, यहाँ तो है लेकिन डी पहले है बी बाद में, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, डी पहले है बी बाद में है, यहाँ देखो यहाँ नहीं, इसको काट के हटाओ पहले। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, फिर देखेंगे बी और डी है। अब यही सब देख लो कि पहले बी होगा कि पहले डी होगा। फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, रैपिड राइज हो रहा है पॉपुलेशन में रिसेंट ईयर में, हैज बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट के घटने की वजह से पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है, रैपिड राइज हुआ है। 2001 में डेथ रेट कितना था इंडिया में, 8.5, मतलब वो कह रहा है कि ये घट रहा है और 2001 में इतना रहा करता था, मतलब पहले बी होगा फिर बाद में क्या होगा, डी होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 को और 4 को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार समझने के लिए आप इस पूरे सेंटेंस को ना पढ़ेंगे चारों को लाइन से कि क्या इसका मीनिंगफुल सेंस निकलता है कि नहीं। अगर निकलता है तो बिल्कुल ठीक है, आप टिक मार के निकल जाइए फटाक से। तो फॉर एग्जाम्पल में आप रिलेट करना सीखिए कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते नंबर 4 पे चलते हैं। रैपिड में भी रिप्लेस, रैपिड का मतलब होता है जल्दी जल्दी, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पीडी, तेजी से, फास्टली तरीके से। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। अगर आपसे पूछा कि एंटोनिम क्या होगा तब बोलते ग्रेजुअल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बेस्ट रिप्लेस, यानी कि बोल सकते हैं धीरे धीरे। आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है भाई, आर्टिस्टिक बोलते हैं जैसे कोई चीज बोलते हैं ना, कलात्मक तरीका, कलात्मक चीजें, दैट इज कॉल्ड आर्टिस्टिक। एक वर्ड यहाँ पे लिखा लेजिटिमेट, यानी कि हम बोल सकते हैं कानूनी रूप से वैध, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट, लिख लीजिए इसको, कानूनी रूप से वैध, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट। इसको हम बोल सकते हैं लीगल, इसी को बोल सकते हैं हम लोग लॉफुल, जो भी आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं बार बार। अच्छा एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दो वर्ड लिख रहा हूँ, देखना जरा। एक है इलीगल, कहाँ गया भाई, ILLEGEL, इलीगल। एक होता है इलिसिट, ठीक है, दोनों वर्ड का फेमस है। दोनों का मतलब होता है अवैध, दोनों को लिखेंगे हम लोग अवैध, इलिसिट भी और इलीगल भी। लेकिन ध्यान रखना दोनों का यूज कब करना है। इलीगल होता है कानूनी रूप से अवैध, इलीगल होता है भाई कानूनी रूप से अवैध, और ये होता है नैतिक रूप से अवैध, ठीक है, समझ रहे बात। जब कोई चीज कानून के तरीके से अवैध हो जाए तो उसको बोलते हैं इलीगल है ये, लेकिन जो नैतिकता से अगर कुछ आपको लगे कि नहीं बहुत खराब काम है ये, दैट इज कॉल्ड इलिसिट, अवैध है, ठीक है। आगे बढ़े और नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 बोलता है एक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक वर्ड है, द न्यू बिल्डिंग वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। ये आप देखेंगे पास्ट का इम्परफेक्ट सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आप बोलेंगे वाज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या बोलेंगे भाई, वाज एवर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम चेक करेंगे, जो भी होगा उसका हम बोलेंगे वो उसका एक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर
3 में ये लिखा हुआ हैड बीन नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे इज बीइंग है, हटा दो इसको, हैज है हटा दो। क्या ढूंढना है मुझे? वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव्स के सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, आप सेकंड्स में कर सकते हैं उसको। मनीषा इज ए बिलीवर ऑफ फेट, ये भाग्य को मानने वाली है कौन? मनीषा। उसको हम बोलते हैं फेटलिस्ट, भाग्यवादी। क्या बोलते हैं इसको भाई? भाग्यवादी। भाग्य को मानने वाला फेटलिस्ट बोलते हैं उसको। एक ये वर्ड है सोशलिस्ट, यानी कि मतलब समाजवादी बोल सकते हैं उसको, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। एक वर्ड है कैटलिस्ट, ये एक साइंस का वर्ड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट को बोलते हैं उत्प्रेरक बोल सकते हैं इसको। जैसे कोई काम हो रहा है उसको और तेजी से बढ़ा देना है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। जैसे कोई इंसान गुस्से में है, आप वहां गए, कुछ और बातें बोल दी आपने, तो आपने वहां पे कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक कर दिया और उसका दिमाग बढ़ा दिया आपने और तेजी से गुस्सा करेगा वो, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे है मिनिमलिज्म, सॉरी मिनिमलिस्ट। अच्छा, ये मिनिमलिज्म से बन के मिनिमलिस्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कम से कम में काम चलाने वाला, जो मतलब कम चीजों के साथ जीवन यापन कर सके, उसको हम बोल सकते हैं न्यूनतमवादी। आप इसको बोल सकते हैं न्यूनतमवादी, दैट इज कॉल्ड मिनिमलिस्ट। राइट। आगे बढ़े, नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। दे लिव इन द अपार्टमेंट एबव आवर्स, वो हमारे ऊपर के अपार्टमेंट में रहता है। तो आपसे कह रहा है कि एंटोनिम बताओ। ऊपर मतलब नीचे क्या करेंगे? बिलो। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शन देंगे, मैं क्या करूं? आगे बढ़ूं। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना। टू फेस द म्यूजिक यानी कि परिणाम भुगतना, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दैट इज कॉल्ड टू फेस द म्यूजिक। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ईडीएम के सवाल तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब भी आप इसको मीनिंग पता हो पहले से। अगर मीनिंग नहीं मालूम है तो क्या लगाएंगे, गलती हो जाती है पूरी पूरी। इसलिए ईडीएम के सवाल में सॉल्व करने के लिए आपको ईडीएम मालूम होना चाहिए, उसका मतलब मालूम होना चाहिए। ऑप्शन 3 देखिए, टू बियर द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शन, जो भी आपने काम किया है उसका परिणाम भुगतिए, नेगेटिव कंसिक्वेंसेज देखिए, तो उसका बुरा परिणाम क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड टू फेस द म्यूजिक। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग नंबर 9 पे। फिर से आगे पैराजम्बल, एक सवाल है, एक सिर्फ के अंदर ये तीसरा पैराजम्बल है, बढ़िया बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर से करेंगे हम लोग। ऑप्शन देखिए, 2 बार बी है, 1 बार ए और डी है, मतलब सी हमारा ऑप्शन नहीं दे रखा है, यानी कि सी को हम पढ़ेंगे नहीं पहले बार में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम ए और बी। ठीक है, आप देखेंगे बी यहाँ पे 2 बार है, ए 1 बार है और डी 1 बार है। तो हम करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग करेंगे एलिमिनेट। कैसे करेंगे देखना। अगर हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी 2 बार है तो पढ़ना बनता है। सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स लोकस्ट हैव कॉज्ड प्लेग्स। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स की कहानी कह रहा है कि उस समय से लोकस्ट जो है कॉज किया, कारण किया प्लेग फैलाने में। ठीक है, स्वार्म्स हैव स्वार्म्स हैव wreaked havoc on crops and caused famines एंड मास माइग्रेशन, बहुत लोगों को जो माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया। कौन? स्वाम, कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा है, जो बहुत हैवक करते हैं क्रॉप्स को। ठीक है, फेमिन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से मास के रूप में क्या होता है, माइग्रेशन होता है, लोग यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे 4 नंबर, तो चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ एरियाज वेयर स्वार्म्स टेंड टू फॉर्म have lately allowed control measures to be implemented at an earlier stage। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात क्या कह रही है? कि प्री हिस्टोरिक टाइम से ही ये प्लेग का कारण होता रहा है। कौन? लोकस्ट, कोई कीड़े मकोड़े की बात हो रही मुझे लगता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखेंगे, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वार्म्स हैव wreaked havoc, उसने हैवक पैदा किया, मतलब बी और ए आप देखेंगे कि ये रिलेटेड है। बी और ए आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्या बोलता है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंट्रोल रिलाई ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द ग्राउंड और द एयर, although biological control approaches are also making great strides। समझ रहे हैं? यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स की बात कर रहा है ताकि हम कंट्रोल कर पाए। और यहाँ पे अगर डी में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इम्प्रूव किया गया ऑब्जर्वेशन एरियाज में जहाँ स्वार्म्स टेंड टू फॉर्म लेटली अलाउड कंट्रोल मेजर्स, है ना। यहाँ भी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यहाँ भी कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे सी और डी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, और ए और बी जो है एक दूसरे से संबंधित है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक साथ ए बी होना चाहिए या फिर बी ए होना चाहिए, और या तो एक साथ सी डी होना चाहिए फिर डी सी होना चाहिए। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में बी के बाद ए नहीं है, बल्कि बी के बाद डी है, काट के हटाओ। बी ए यहाँ पे है, कोई बात नहीं, बी ए यहाँ भी है, कोई बात नहीं, और बी ए ऑप्शन नंबर 2 भी है, कोई बात नहीं। अब पढ़ते हैं डीसी, डीसी यहाँ भी है, डीसी यहाँ भी है, डीसी यहाँ भी है, तो काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें काम करते हैं, पहले डी होगा,
कि पहले ए होगा कि पहले बी होगा, पहले वो चेक करेंगे। एक हमने काट दिया, ऑप्शन नंबर 1 को काट दिया, ठीक है। ऑप्शन 1 को हमने काट दिया, थोड़ा हेल्प मतलब मेहनत करके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और फिर से पढ़ेंगे। अब यहाँ देखोगे तुम कि सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम से, बहुत पुराने समय की बात अगर कह रहा है तो पहला सेंटेंस तो वही होगा, बी होगा, पहला सेंटेंस तो वही होगा। अब चूंकि बी के साथ ए हमारा संबंधित है तो मैं कह सकता हूँ कि पहला बी और बाद वाला ए होगा, ठीक है। तो पहला बी और बाद वाला ए आप देखेंगे यहाँ है और फिर यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम काट के हटा देंगे, ठीक है। इलिमिनेट करना बहुत जरूरी है पैराजम्बल के सवाल में, इतना हम टाइम ले रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप पैराजम्बल के सवाल करें कम से कम 1 मिनट आप जरूर दें पैराजम्बल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि टाइम थोड़ा लग रहा है, आपको लग रहा हो कि टाइम नहीं बचा आपके पास, लेकिन इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है कि जो लोग बोलते हैं फास्ट कर पाएंगे वो बहुत ज़्यादा गलती करके आएंगे, ठीक है। 90% केस में पैराजम्बल में जल्दी करने के चक्कर में गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम देकर करेंगे तो 90% केस में सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं वैसा ही करता हूँ हमेशा, ठीक है। यहाँ देखेंगे बी ए डी सी बोलेंगे तो यहाँ देखेंगे डी और सी में पहले डी की पहले सी, यहाँ भी देखेंगे डी सी पहले है, यहाँ भी देखेंगे डी सी पहले, मतलब डी पहले है। तो चेक करते हैं बी पहले होगा कि डी पहले होगा। अब यहाँ पे देखो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बता रहा है कि इम्प्रूव किया गया ऑब्जर्वेशन एरियाज को, जहाँ अलाउ किया गया कि यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स बनाया जा सके, इम्प्लीमेंट किया सके अर्ली स्टेज पे, कि ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नंबर बी जो है, इसको पढ़ते हैं आपको पता लगे होगा, अच्छा बी हमारा पहले सेंटेंस होगा, क्योंकि प्री हिस्टोरिक की बात कर रहा है, मतलब हाँ पूर्व ऐतिहासिक काल की बात कर रहा है ऐसे तरीके से, मतलब मैं कह सकता हूँ पहला सेंटेंस क्या होगा भाई, बी होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, नंबर 2 पे चलते हैं। 90% केस में इस तरह से सॉल्व करने पे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10% केस में कभी कभी क्या होता है कि इतना मीनिंग निकालने के बाद भी ऑप्शन थोड़े गंदे होते हैं, जिससे कि गलतियां हो जाती है, ठीक है। थोड़ा समझ के पैराजम्बल करिए, आसानी से बन जाती है। नंबर 10 पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ड्रेस नॉर्थ सीज, SEIZ, सीज का मतलब तो जब्त करना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्टली है, ठीक है। एरेज का मतलब मिटाना, नॉर्थ पता है आपको, ड्रेज एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्रेज का मतलब क्या होता है भाई, तो आप ड्रेस को बोल सकते हैं, जैसे आ, इसका एक सिनोनिम होता है स्प्रिंकल, बोलते हैं उसको स्प्रिंकल, ठीक है। स्प्रिंकल यानी कि छिड़कना, दैट इज कॉल्ड ड्रेज। इस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मैंने देखा है। तो स्प्रिंकल वर्ड को यहाँ सिनोनिम बता सकते हैं ड्रेज के रूप में, ठीक है। और एक और वर्ड होता है, आप बोलेंगे ड्रेज्ड, DREDGED, अगर हम डी लगा दे ड्रेज्ड बोल दे तो इसको हम बोलते हैं ना, जैसे मिट्टी के अंदर कुछ खोद के निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रेज्ड, ठीक है। ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, आप देखेंगे क्लोज टेस्ट वगैरह में इसका वर्ड आता है बार बार। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, खोदा हुआ, जो अपने मतलब खोद के निकाला आपने, खोदा या फिर निकाला हुआ, दैट इज कॉल्ड ड्रेज्ड, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, और 11 पे आते हैं। एक वर्ड यहाँ पे इनकरेज, मतलब बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, डिस्करेज, यानी कि किसी को पीछे खींचना, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, ठीक है। मोटिवेट इसी का आपका एंटोनिम है। सपोर्ट सहायता करना, और चीयर मतलब खुशी में साथ देना, चीयर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान ऑप्शन था। आदिति इज मेटिकुलस बाय नेचर, मेटिकुलस बोलते हैं जो हर काम को सही तरीके से करना चाहती है, बहुत ही मतलब नहीं बोलते हैं केयर हो जाता, किसी चीज को बहुत ही सही तरीके से करना, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो लापरवाह है यानी कि केयरलेस है, ठीक है। प्रिसाइज और कंसाइज दोनों वर्ड का फेमस है। प्रिसाइज का मतलब होता है भाई सटीक, कोई काम सटीक करना, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज। और कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, याद रखिएगा। नहीं बोलते हैं कि राइट डाउन द कंसाइज समरी ऑफ दिस पोएम, मतलब इस पोएम का कंसाइज मतलब संक्षिप्त समरी लिखिए। और प्रिसाइज बोले मतलब सटीक, व्हाट इज द प्रिसाइज हेडिंग या थीम ऑफ दिस पोएम, तो क्या बोलेंगे सटीक, क्या हो जाएगा, एक्यूरेट बिल्कुल बोलेंगे, सटीक कहीं मुझे लगता है कि सेम चीजें हैं, दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं और 13 पे आते हैं। मीनाक्षी shoots the ball excellently when she an off spin delivery, मीनाक्षी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तब बोलेंगे कि स्वीप, अगर यहाँ पे कह रहे हैं मतलब प्रेजेंट का, ये तुम्हारा इनडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है भाई। तो सिंपल प्रेजेंट कह रहा है कि ये स्वीप करती है बॉल को एक्सलेंट तरीके से, जब भी बॉल आता है ऑफ स्पिन डिलीवरी या फिर वो पाती है, तो क्या बोलेंगे भाई गेट्स, ना कि गेट। विल गेट क्यों, हैज गॉट क्यों, गॉट भी नहीं, यहाँ पे गेट्स। मीनाक्षी जब भी उसको मिलता है ऑफ स्पिन डिलीवरी तो उसको अच्छे तरीके से स्वीप मार देती है उसको, ठीक है। मेनी नोटिसेबल, नोटिस करने के लायक, दैट इज कॉल्ड नोटेबल,
ठीक है मेरे भाई। मैनी नोटिस करने के लायक पीपल जो होते हैं प्रेजेंट थे एट द फंक्शन में, तो उसका आपसे पूछ रहा है सिनोनिम। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नोटवर्दी बोलते हैं इंपॉर्टेंट को, और सेलिब्रिटी को बताइए आपको, ठीक है। नोटेबल इज द वर्ड। आगे बढ़ते भाई। स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, एक वर्ड है भाई, स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसको बोलते हैं जैसे बहुत सारी समस्याएं पैदा करना, दैट इज कॉल्ड स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। तो प्रोवोक का मतलब होता है उकसा देना, प्रोवोक ट्रबल यानी कि ट्रबल पैदा करना बोल सकते हैं उसको। रेसिस्ट अ फ्लाइट बिल्कुल नहीं, रेसिस्ट अ फाइट बिल्कुल नहीं, क्रिएट डाउट्स संदेह पैदा नहीं करना बल्कि ट्रबल समस्याओं को पैदा करना है, वो इसका मतलब है स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। तो एटीएम का सवाल बनते हैं तभी जब आपको उसका मतलब मालूम होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, देखा इज स्टार्टिंग है, मतलब इज एम आर प्लस वर्ब का सेकंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि बोल सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा भाई, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे भाई। यहाँ पे देखो हैज बिन है, यहाँ आवाज है, हटा दो इसको। इज तो है लेकिन बीइंग नहीं है, तो इसको भी हटा दो। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में इज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे बढ़े भाई, 17 पे आते हैं भाई। 17 क्या बोलता है कि द सुवेनिर, पहला वर्ड आपको दिख गया गलत लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये सेंटेंस क्या पूछ रहा है आपसे, इनकरेक्टली स्पेल्ड पर बताना है, कुछ आगे पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। सुवेनिर कैसे लिखते हैं भाई, बताओ। SOUVENIR, सुवेनिर। इसका मतलब क्या बोलते हैं, यादगार पल को बोलते हैं या फिर मेमोरेबल। सो इसी को बोलते हैं हम लोग सुवेनिर, मेमोरेबल, ठीक है। तो क्या बोला कि सुवेनिर शॉप्स विद इन द अम्यूजमेंट, मनोरंजन पार्क जो था, डुसेलवेल, खैर मतलब कुछ है नहीं खास। इसका मतलब होता है आकर्षक, शानदार। अम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन। विजिटर्स बताइए आपको, यानी कि यादगार, मेमोरी वाला पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिलीजेंट बोलते हैं मेहनती को, परिश्रमी को बोलते हैं डिलीजेंट। आपसे आप पूछ रहे हैं सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, केयरफुल, स्पाइटफुल, ऑफुल, फेथफुल। फेथफुल कहते हैं भरोसे के लायक, और ऑफुल या फिर स्पाइटफुल दोनों का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो खराब चीजें हैं उसके लिए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफुल का, स्पाइटफुल का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा, वो ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे केयरफुल इज द वर्ड। मेहनती का उल्टा केयरफुल, सॉरी उल्टा नहीं बताना बल्कि सिनोनिम, मेहनती जो है वो केयरफुल है, लापरवाह नहीं है, आप इस तरह से सोच सकते हैं। क्योंकि चारों ऑप्शन में ये नहीं कह रहा हूँ कि चौथा ही बेस्ट है ऑप्शन है इसका, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं भाई। 19 क्या बोलता है कि ये ग्रामेटिकल एरर जो है ढूंढना है आपको। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, आप कुछ लोग को हमेशा मूर्ख बना सकते हैं। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और पूरे लोग को आप कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, आप हर इंसान को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। तो ये जो सेंटेंस है, ये आपका एक कोटेशन है, आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, कोटेशन है। इसमें कहीं भी एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं एरर नहीं आप देखेंगे, तो कहीं भी ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस बंदे ने 2 नंबर चूज किया, पता नहीं क्यों। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, कहाँ है ऑल द पीपल, एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बिल्कुल नहीं, ठीक तो है। हर एक इंसान को आप कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, ये इस सेंटेंस का मतलब है। 20 पे आते हैं, फिर से पैराजम्बल। एक शिफ्ट के अंदर 4th नंबर पैराजम्बल आ चुका है, कोई बात नहीं, इसको भी कर ले थोड़ा सा अच्छे से करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ABCD, ठीक है, चारों दे रखा है। हम करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट, पहले हम डी को पढ़ेंगे। बेनिफिशियरीज मे ओपन एन अकाउंट विथ नो बैलेंस। बेनिफिशियरी, जिसको पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। नहीं, कहीं से पैसा कट जाना, यानी कि उसके अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन जिसके अकाउंट में गया उसको बोलते हैं बैंक ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ये बेनिफिशियरी को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, नो बैलेंस मतलब जीरो बैलेंस आपको खुलवाना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। इसके पहले कोई बात कही गई होगी फाइनेंशियल से संबंधित, जिसकी वजह से मैं बोला जा रहा है कि इसमें जो पैसा आएगा उसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं हो सकता पहला सेंटेंस, ठीक है भाई, समझ गई बात। अगर हम सी पढ़ेंगे, अंडर द एक्रोनिम जैम, जनधन योजना, इस योजना के तहत ही कहा जा रहा था भाई कि इसमें जो आपके अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बेनिफिशियरीज को पैसे जाते हैं बेनिफिशियरी के पास, किसी किसी इंसान के जो अकाउंट में पैसे जाएगा उसे कोई इंसान क्या कहलाएगा, बेनिफिशियरी। तो इस योजना की बात कर रहा है, जनधन योजना की बात कर रहा है। जनधन योजना बहुत फेमस है मोदी जी का। फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन,
एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ ए सोशल रिवॉल्यूशन। क्या बात है, समझ रहे बात? शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, जैम, उसी को बोलते हैं एक्रोनिम। उसका पूरा नाम क्या है, जनधन योजना। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें कहते हैं कि आधार का जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है बहुत जरूरी है। मोबाइल का टेलीकम्युनिकेशंस भी बहुत जरूरी है, ओटीपी जाता है तब पैसे आते हैं ना, ऐसा कुछ मुझे जहाँ तक पता है। तो इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑन द वर्ज ऑफ। देखना आप यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको, ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर इंडिया जो है सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति लाने के कगार पे आ चुका है। ये सेंटेंस का पहला मतलब आप देखेंगे, आपको पता लग गया होगा, अच्छा ये पूरा जो है फॉर एग्जाम्पल पूरा पूरा इस जनधन योजना के बारे में कहा जा रहा है, मतलब पूरी पूरी संभावना है भाई कि सी से स्टार्टिंग हमारा होने वाला है। बाकी आप एक और दो पढ़ के इसका मतलब निकालेंगे, पता चल जाएगा ऑटोमेटिक कि भाई सी से स्टार्टिंग होगा। पढ़ते हैं नंबर क्या बोलते हैं, देयर आर 1.52 बिलियन आधार कार्ड्स गिवन टू द होल पॉपुलेशन एज ऑफ फरवरी 2019। यहाँ कह रहे हैं कि आधार का बायोमेट्रिक बहुत जरूरी है, और तुरंत यहाँ सेंटेंस कह रहा है अच्छा 1.52 बिलियन आधार कार्ड जो है गिवन किया गया होल पॉपुलेशन में से फरवरी 19 में। मतलब मैं कह सकता हूँ आधार कार्ड सी में भी है और ऑप्शन नंबर ए में भी है, मतलब कह सकता हूँ कि ए और सी दोनों संबंधित है भाई, बोल सकता हूँ। अब ए और सी को देखेंगे तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिक आपको कि पहले सी होगा उसके बाद आपका ए आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द ओनली ऑप्शन जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है। बेस्ट तरीका, बाकी आप पढ़ लेना, मैं समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ, कोई बात है नहीं ज्यादा इसमें, ठीक है। आसान था ये वाला फॉर एग्जाम्पल। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन यानी कि क्लोज टेस्ट में। द डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको बोलते हैं दिशा, और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू IT ट्रेनिंग टू 52.5 लाख पर्सन। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 1 जो एफर्म का मतलब होता है कंफर्म, एफर्म का मतलब होता है कंफर्म, सत्यापित करना, प्रमाणित करना। एट्रीब्यूट का मतलब भी होता है, एट्रीब्यूट का मतलब आप बोल सकते हैं कोई विशेषता, इज ऑल अबाउट एट्रीब्यूट, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस पीपल, इस इंसान की विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस स्कीम, इस योजना की विशेषताएं। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, अटेन हो गया फिर ऑब्टेन हो गया, दोनों का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव करना, ठीक है। इम्पार्ट का मतलब प्रदान करना या फिर देना, प्रदान करना या फिर देना। अब तुम खुद ही बताओ कि जो दिशा है या फिर नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन स्कीम है, उसको फॉर्मुलेट किया गया है टू इम्पार्ट IT ट्रेनिंग, ताकि लोगों को IT ट्रेनिंग प्रदान किया जा सके। कि कंफर्म करेंगे कि विशेषता बतलाएगा नहीं, प्रदान किया जा सके IT ट्रेनिंग टू 52.5 लाख पर्सन, ठीक है भाई। क्लोज टेस्ट में 5 में से 3 सवाल तो ऐसे होते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस के मतलब मालूम है ना, तो आप ऑटोमेटिक फिट कर देंगे। फिर बचे 2 सवाल में से एक सवाल कुछ ग्रामेटिकल होता है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी एक सवाल कभी कभी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशंस एंड कुछ कुछ इस्तेमाल करके बनाते हैं ना, तो गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर वर्ड मालूम है ना, मीनिंग मालूम है, तो मुझे लगता है कि 5 में से 3 तो आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने इसका मतलब निकाला, फटाफट आपको आंसर दिख गया, अच्छा इम्पार्ट करना है इसमें, ठीक है, IT ट्रेनिंग को इम्पार्ट करना है। इंक्लूडिंग करता है वो किसको को शामिल करता है, आंगनवाड़ी के जो एंड आशा जो वर्कर है, उन सबको IT की ट्रेनिंग मिलने वाली है। ऑथोराइज जो तुम्हारा राशन डीलर्स हैं उन सबको भी, इन ऑल द स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे देखो द कंट्री, पूरे कंट्री में, तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन नहीं, अमंग नहीं, विद इन नहीं, अक्रॉस द कंट्री लगाते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तीसरा पढ़ते हैं, ठीक है भाई। यूटिलाइज अक्रॉस द कंट्री सो दैट द नॉन IT लिटरेट सिटीजन्स, so that the non-IT literate citizens, so that the non-IT literate citizens जो नॉन IT वर्ल्ड नागरिक हैं, आर ट्रेंड टू बिकम IT लिटरेट, उनको ट्रेन किया जा सके IT लिटरेट बनने के लिए। मेड इंक्लूड ऑर्डर, फालतू ऑप्शन, फालतू फालतू ऑप्शंस, ठीक है भाई। टू बिकम IT लिटरेट so as to enable them to actively and effectively participate in the democratic and development process। अब मुझे बताओ यहाँ पर रिगार्ड होगा नहीं, किसी इंसान को रिगार्ड देना, आदर देने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रिगार्डेड एज नहीं बोलते हैं, रिगार्डेड एज। इनेबल करना,
इनेबल करना जैसे बोलते हैं, आपने मोबाइल में देखा होगा, इनेबल कर देते हैं किसी चीज़ को, यानी कुछ करने के लिए संभव बनाना बोल सकते हैं, कुछ संभव बनाना, दैट इज़ कॉल्ड इनेबल। फिर आप चाहते हैं कि नहीं, फिर वो काम मुझे नहीं चाहिए, मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, आप कर दो डिसेबल। क्या कर दो आप उसको? डिसेबल कर दो। बोलते हैं ना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसेबल। इनेक्ट का मतलब होता है कानून को पारित करना, एबल का मतलब सक्षम होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आईटी लिटरेट को ट्रेंड करके बनाएंगे, सॉरी, जो नॉन आईटी लिटरेट सिटीजन थे उनको हम ट्रेंड करेंगे टू बिकम आईटी लिटरेट, ताकि उनको इनेबल किया जा सके, इनेबल देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, इफेक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल प्रोसेस में, एंड ऑल्सो देयर लाइवलीहुड, जीवन यापन भी कुछ ठीक कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 देखें क्या कह रहे हैं, एंड ऑल्सो इनहेंस देयर लाइवलीहुड, वो अपने जीवन यापन को बढ़ा सके, बेहतर कर सके। इंगेज का मतलब होता है लिप्त होना, कि ये लिप्त करने की बात हो रही है, प्रेजेंट करने की बात हो रही है, ट्रेन करने की बात हो रही है, जीवन यापन को तुम ट्रेन करोगे। इतने गंदे गंदे ऑप्शन है भाई। तो ये क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान था। तो इस तरीके से हमने इस शिफ्ट के अंदर 4 पैराजम्बल किया, लेकिन पैराजम्बल होने के साथ मैंने देखा अगर यहाँ पे, तो जो क्लोज टेस्ट था बहुत ही आसान मिला आपको, यही कारण था मुझे लगता है। तो आज के लिए इतना ही इस शिफ्ट में, मिलते हैं आपसे अगले वाले शिफ्ट में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे कि आपको ही फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में, आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच।